हमारे इतिहास की किताबों में हमें अपने देश में जन्मे महान सम्राटों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। बचपन से लेकर अब तक हर जगह सिर्फ हम ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ते हैं जिन लोगों ने हमारे देश को बुरी तरीके से लूटा और हमारे देश पर हमला किया, या फिर हम ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ते हैं जिनका हमारे देश से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हमारे देश की बुजुर्ग ही हैं जिनकी वजह से हमारे देश के महान लोगों के बारे में हम जान पाते हैं। इसी इतिहास के एक महान सम्राट जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, ये इस भारत के आखिरी हिंदू राजा थे। इन्होंने मोहम्मद गौरी को, जो टर्की से आया एक लुटेरा था, उसे 17 बार युद्ध में हराया था और हर बार माफ करके वापस जाने दिया। पर जब 18वीं बार युद्ध हुआ तब पृथ्वीराज के अपने ही एक आदमी ने, जिसका नाम जयचंद था, उसने उसे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज 18वें युद्ध में हार गए थे। 17 बार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था, पर हर बार उसे जाने दिया। पर जब 18वीं बार पृथ्वीराज हारे तब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की दोनों आंखों में गरम सरिये डालकर उनकी दोनों आंखें फोड़ दी और बहुत बुरी तरीके से उनको टॉर्चर किया। आपने बुजुर्गों के मुंह से कई बार पृथ्वीराज चौहान की ये कहानी तो सुनी ही होगी कि उन्होंने कैसे मोहम्मद गौरी को सिर्फ उसकी आवाज सुन के मार गिराया था और खुद भी वहीं अपने प्राण भी त्याग दिए। इस हादसे के बाद अफगानिस्तान गजनी में मोहम्मद गजनी की कब्र बनाई गई और उसी कब्र के बगल में पृथ्वीराज चौहान की भी अस्थियों को गाड़ दिया गया। उस टाइम से लेकर अब तक यही नियम चलता आ रहा था कि मोहम्मद गजनी की कब्र को जो भी देखने आएगा उसे पहले पृथ्वीराज चौहान की कब्र पे जूते और चप्पलों से मारकर उसका अपमान करना होगा। दिसंबर 1999 में कांधार प्लेन हाईजैक के मामले में भारत के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह उस टाइम अफगानिस्तान गए थे। तो उस समय गजनी में पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खबर खुद तालिबानियों ने दी थी। जब जसवंत सिंह भारत वापस आए तो उन्होंने ये स्टेटमेंट सबके सामने रखा। तब मीडिया ने इसे ब्रेकिंग न्यूज की तरह पूरे देश में दिखाया, पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी लीडर ने कोई एक्शन नहीं लिया इस मुद्दे पर। तब एक आदमी जो देश के सबसे ज्यादा सिक्योर जेल में था, तिहाड़ जेल में, उसने ये प्रण ले लिया कि वो महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत वापस ले आएगा और भारत के इतने बड़े कलंक को भारत के ऊपर से हटाएगा। और राणा ने ये करके भी दिखाया। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप भारतीय हैं तो इस जानकारी को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। शेर सिंह राणा का जन्म 1976 रुड़की उत्तराखंड में हुआ था। 70s का टाइम था डाकुओं का, जो जंगल में राज किया करते थे और अपने आतंक से लोगों को भी काफी डरा के रखते थे। उस समय थी फूलन देवी, जिसे पूरा भारत बैंडिट क्वीन के नाम से जानता था। फूलन देवी को पूरा भारत जानता था उसकी आतंक की वजह से। जब राणा जी सिर्फ 4 साल के थे तब फूलन देवी ने 22 राजपूतों को एक लाइन में खड़ा कर गोली मार दी, किसी बात का बदला लेने के लिए। और फिर उसके बाद फूलन देवी ने खुद सरेंडर कर दिया और लगभग 11 साल बाद उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लोकसभा का चुनाव जीतकर दिल्ली में रहने लगी। खैर, उस समय भारत की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, वरना कोई ऐसी औरत जो इतनी बड़ी अपराधी रह चुकी थी वही उस समय दिल्ली में लोकसभा में बैठी। दूसरी जगह शेर सिंह राणा अब बड़ा हो चुका था, पर अभी तक उन 22 राजपूतों का गुस्सा उनके अंदर पनप रहा था। तो एक दिन राणा फूलन देवी से मिलने दिल्ली आ गए और उनके घर के गेट पे उसे गोली मार दी और 2 दिन बाद जाकर खुद सरेंडर कर दिया। फिर काफी लंबा केस चला और जब तक केस चल रहा था तब तक राणा तिहाड़ जेल में रखा गया था। पर राणा का मिशन कुछ और ही था। पृथ्वीराज की अस्थियां भारत वापस लाने की आग उनके अंदर जल रही थी। राणा के सेल में 2 तालिबानी भी थे, जिनसे राणा ने पृथ्वीराज की समाधि के बारे में पूछा। पर उन दोनों आतंकवादियों ने पूरे भारत का मजाक बनाते हुए राणा को ताने मारे। पर राणा ने भी प्रण ले लिया था कि बस अब और ज्यादा अपमान नहीं होगा महान सम्राट पृथ्वीराज का। उसके बाद से शेर सिंह ने कई सारे प्लान्स बनाना चालू कर दिए जेल से भागने के। तो तारीख थी 17 फरवरी 2004,
जब राणा अपने प्लान में कामयाब हो गया और किसी स्क्रिप्टेड मूवी की तरह इतनी सिक्योरिटी आंखों के सामने से बिना एक सुई उठाए वो निकल गया। कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। उस दिन हुआ ये कि 3 लोग जो उत्तराखंड पुलिस के वर्दी में आए, हैंडकफ्स और कोर्ट रिटन परमिशन लेके, इन लोगों ने जेल के गार्ड से बोला कि एक केस के सिलसिले में हरिद्वार कोर्ट में शेर सिंह राणा की पेशी है, तो उसे ले जाना होगा। और इसके साथ गार्ड्स को रिटन परमिशन भी दिखाया। तो ऑफ कोर्स कोर्ट के परमिशन को गार्ड्स कैसे रिफ्यूज कर सकते थे? तो सभी चीजें फर्जी थी, तब भी उन्होंने शेर सिंह को बड़ी आसानी से उन तीनों पुलिस वालों के साथ भेज दिया। कुछ देर बाद पूरे हिंदुस्तान के न्यूज चैनल पे शेर सिंह राणा ब्रेकिंग न्यूज बनकर आता है। ये एक बहुत बड़ा एस्केप था, क्योंकि ऐसे जेल में जहाँ पे हाई सिक्योरिटी होती है, वहां से कोई जब मुजरिम निकल भागता है तो एक बहुत बड़ा कंसर्न लेवल होता है। पूरे देश में हड़कंप मच गई थी। पर सिर्फ 2 साल बाद ही शेर सिंह राणा को कोलकाता में दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। पर जेल से निकलते ही इन 2 साल के गैप में जो हुआ, इसी इंसिडेंट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये सुनकर आपको भी गर्व जरूर महसूस होगा। तो जब कांधार प्लेन हाईजैक हुआ, तब उस टाइम के तालिबान के खुद आतंकवादियों ने जसवंत सिंह, जो उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर थे, उनको ये बताया था कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि के साथ अफगानिस्तान में कैसा बर्ताव किया जाता है। तो जब जसवंत सिंह ने ये खबर आके न्यूज में बताई, तब पूरे देश में हड़कंप मच गया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था पूरे देश में जो कि तालिबान कंट्रोल एरिया में जाकर पृथ्वीराज चौहान के अवशेष वापस ला सके। पर शेर सिंह राणा तो इस बात का प्रण ले चुके थे। तब जेल से निकलते ही इन्होंने रांची जाकर नकली पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स बनवाए। पासपोर्ट बनवाने के बाद शेर सिंह कोलकाता पहुंचे, वहां से बांग्लादेश का वीजा बनवाया और बांग्लादेश के लिए निकल गए। और इन्हीं नकली डॉक्यूमेंट से बांग्लादेश के यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन भी ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक मास्टरमाइंड प्लान था। एडमिशन लेने के बाद फाइनली अफगानिस्तान का वीजा भी बनवा लिया उन्होंने। फिर आखिर वो समय आ ही गया जब राणा पहुंचे अफगानिस्तान। उस टाइम तालिबान का खौफ पूरे अफगानिस्तान में था, पर शेर सिंह राणा जरा भी नहीं घबराए और अपने प्लानिंग के हिसाब से निकल पड़े पृथ्वीराज के अवशेष को खोजने के लिए। जरा आप खुद सोचिए कितना डरावना होगा वो मंजर जब आप ऐसे जगह जा रहे हैं जहां कभी भी आप मारे जा सकते हैं। शेर सिंह राणा काबुल से होते हुए कांधार और कांधार से होते हुए गजनी पहुंचे। इस एरिया में हर एक कदम पे तालिबान चेक पॉइंट्स और पुलिस थी। यहाँ की पुलिस भी तालिबान के आतंकवादी ही थे। तो सोचिए, शेर सिंह ऐसी हालात में 1 महीने में ही वो जगह खोज निकाली जिसके लिए वो यहाँ आए थे। इस पूरी जर्नी का वीडियो भी शेर सिंह राणा ने बनाया और उसमें ये भी रिकॉर्ड किया कि कैसे लोग वहाँ पृथ्वीराज के अवशेष का अपमान करते थे। जगह खोजने के बाद 1 दिन का इंतजार किया उन्होंने और अगले दिन रात में जाके पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अवशेष निकाल ही लिए। और आखिरकार ये वही दिन था जिस दिन का उन्हें इतने महीनों से इंतजार था। खतरा अभी भी टला नहीं था, पर शेर सिंह ने पूरी प्लानिंग अच्छे से कर रखी थी। बड़े आसानी से ही उन्होंने पृथ्वीराज के ये अवशेष भारत वापस ले आए और भारत वापस आकर राणा ने गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पृथ्वीराज चौहान का एक मंदिर भी बनवाया जहां पर उनकी अस्थियों को रखा गया है। अगर आपका भी मन सम्मान और गर्व से भर गया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। राणा तिहाड़ जेल से भागे तो थे, पर उनके सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो जो उन्हें सही लगा उन्होंने किया। क्योंकि ये जेल से भागे हुए थे तो 2 साल से इनकी तलाश पूरे देश में चल रही थी। तो एक दिन एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को खबर मिलती है कि कोलकाता में कोई आदमी रोज हिंदी अखबार खरीदता है। इसी खबर की वजह से 2006 में एक गेस्ट हाउस में पूरे 2 साल बाद शेर सिंह दोबारा पकड़े गए और उन्हें तिहाड़ जेल वापस ले जाया गया। इसके बाद जेल के अंदर ही राणा ने 2 किताबें भी लिखी। पहली थी द जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कांधार तक, और दूसरा था द एंड ऑफ बैंडिट क्वीन। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा
कैसी लगी आपको शेर सिंह की ये पूरी जर्नी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, याद रखिएगा, हमें अपने देश के संविधान के साथ कभी भी कोई मजाक नहीं करना चाहिए। उसके नियमों का हमें अच्छे से पालन करना चाहिए। अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ आना बाकी है। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या सोशल मीडिया पेजेस पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।